हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड कब यूज़ करना है और सेल मेम्ब्रेन का वर्ड कब यूज़ करना है। बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जब हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ड सेल मेम्ब्रेन का यूज़ करेंगे, और जब हम प्लांट, फिंजाई, एल्गी और इसी तरह बैक्टीरिया के सेल की बात करें तो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये दोनों वर्ड जो हैं इसके पीछे डिफरेंट लॉजिक्स हैं कि वो वर्ड हम वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्यों यूज़ करते हैं, इस जगह के हम सेल मेम्ब्रेन का क्यों यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो फिर हम जो है बैक्टीरिया वाले सेल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्ड ही आप यूज कर लें। प्लाज्मा जो होता है इसका मतलब होता है फ्लूइड, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या है? ऐसी चीज जिसमें फ्लूइडिटी हो, ऐसी चीज जो बहती हो, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। जरा थोड़ा सा देखें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये चीज क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारी पूरी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनती है। अब वो जो सेल्स हैं उनके बाहर जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आप किसी बिल्डिंग को देखें, वो बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से बनती है, और उन ईंटों के ऊपर जब प्लस्तर वगैरह कर दिया जाता है तो हमें बेसिकली अंदर ईंटें नजर नहीं आती। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, और उन सेल्स के बाहर जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अगर फ्लूइड है, ये फ्लूइडिटी है, तो इसकी एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है अमीबा की। अगर आप अमीबा जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन ही है। जब आप इसको देखें तो इसकी बॉडी जब मूव करती है तो इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्यूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फुट। इसमें जो स्यूडोपोडिया बनते हैं जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन बाहर से फ्लूइडिटी करती रहती है और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो इसका फिर मतलब हुआ कि सेल मेम्ब्रेन वाकई ही प्लाज्मा है और इसकी नेचर फ्लूइड्स या फ्लूइडिटी है। अंडरस्टैंड? तो सेल मेम्ब्रेन के बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद इसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स, उसके बाद इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो है इसके फंक्शंस। हमेशा जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करें तो आप भी इसी तरह उसकी हेडिंग्स बना लें कि इंट्रोडक्शन हेडिंग है। जब आपने इंट्रोडक्शन की बात करनी है तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप एक्सप्लेन करें डिस्कवरी को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 1855 में एक साइंटिस्ट था कार्ल नाइजेली, इसने फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि 1665 में सेल डिस्कवर्ड हुआ था, और सेल डिस्कवर्ड होने के तकरीबन 190 टू 200 ईयर्स आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई। अब हम चलते हैं इसकी पोजीशन की तरफ कि ये पाया कहां पे जाता है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में ये सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर पाई जाती है। अगर हम प्लांट सेल, फिंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया सेल की बात करें उसमें ये आउटर मोस्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट बेसिकली सेल वॉल होती है, और वहां पे ये सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। तो इसकी पोजीशन का भी समझ आ गई आपको कि ये आउटर मोस्ट किन सेल्स में होती है, मीन के एनिमल सेल्स, और इनर साइड पे किस में होती है वो मैंने 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली केमिकल कंपोजिशन में इसमें एक पाई जाती है प्रोटीन्स, उसके बाद इसमें लिपिड्स, लिपिड्स के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट,
अब आपने इनकी परसेंटेज की बात करनी है कि वो कितने कितने परसेंट है। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है ये पाई जाती है 20 to 40%। सॉरी, लिपिड जो है ये पाई जाती है 20 to 40%। और जो प्रोटीन है ये पाई जाती है 60 to 80%। कार्बोहाइड्रेट 1 to 10%, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक माइन्यूट अमाउंट में पाई जाती है। तो इंट्रोडक्शन में आपने तीन चीजें डिस्कस कर ली हैं, डिस्कवरी को पढ़ा है, पोजीशन को और केमिकल कॉम्पोजिशन को। अब हम देखेंगे जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उसके मॉडल। इसके दो मॉडल हैं, एक है जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब पहले जो है हम डिस्कस करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है क्या। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसमें तीन चीजें हैं जो हमने फोकस करना है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पे, वो है लिपिड्स बाइलेयर। गौर से सुनना है, लिपिड्स बाइलेयर। अब ये लिपिड्स बाइलेयर क्या है? अगर फर्ज करें कि आपके पास एक बॉल है, आप एक बॉल को देखें और आप जब बॉल को ऐसे कट करें तो कट करने के बाद जब आप ऊपर से देखें, ऊपर से फॉर एग्जांपल ये बॉल ऐसे गोल है, जब सेंटर से कट करेंगे तो बॉल का दो पोर्शन बन जाएंगे। एक पोर्शन जो है, एक पोर्शन को मैंने ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये जो उसकी बाहर वाली लेयर है, इस लेयर में एक बाहर लेयर है जिसको आउटर लिपिड्स लेयर कहते हैं, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया हुआ है। एक अंदर वाली साइड पे है जिसको इनर लिपिड्स लेयर कहते हैं, और सेंटर में जो ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है, इस ग्रीन को हम बोलेंगे प्रोटीन। इसका मतलब फिर यह हुआ कि जो रॉबर्टसन साइंटिस्ट था जिसने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, उसके मुताबिक यह है कि जब भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को देखें, इसमें तीन लेयर हैं, बाहर भी लिपिड, अंदर भी लिपिड और सेंटर में प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और ये इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल भी कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट है और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और फर्स्ट टाइम ये मॉडल दिया गया था इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? उसके बाद ऑर्गेनेलिज लेयर है। सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं उन तमाम ऑर्गेनेलिज के अंदर भी यही लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन वक्त के साथ जो है ये मॉडल फॉल्स हो गया। साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई लिपिड्स वाली चीज बाहर से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना है तो वो जो लिपिड वाली चीज है वो लिपिड से क्रॉस कर जाएगी, आगे प्रोटीन को वो क्रॉस नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? जब वो प्रोटीन को क्रॉस नहीं करेगी तो वो सेल के अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह कोई प्रोटीन वाली चीज है, जो प्रोटीन डिजॉल्व चीज है, वो यहां से क्रॉस नहीं कर सकती लिपिड से। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि बहुत सारी चीजें सेल के अंदर भी जाती हैं और सेल से मूव करके बाहर भी आती हैं। तो ये जो मॉडल है इसके मुताबिक ना तो लिपिड क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकती है और ना ही प्रोटीन क्रॉस करके जा सकती है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह ये मॉडल जो है ये फॉल्स हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये दो साइंटिस्ट थे, सैंगर एंड निकोलसन। 1972 के अराउंड अबाउट जो है ये मॉडल दिया गया। इनके मुताबिक क्या है, इन्होंने ये कहा कि जब भी इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पहले तो आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब समझे कि ये मोज़ेक क्या है। इसको हम रिलेट करते हैं एक आइसबर्ग से। आइसबर्ग क्या होते हैं कि जब भी आप किसी ऐसे सी या ओशन को देखें जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, फॉर एग्जांपल आप अर्थ के नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जाएं, वहां पे जो जितना भी आपके पास वाटर है, सी एंड ओशंस, वो बहुत ही कूल टेम्परेचर है वहां पे, और कुछ जो है आइस पानी के ऊपर तैर रही है, कुछ आइस पानी के अंदर है, और कुछ ऐसे पानी को क्रॉस किए हुए है। मीन के बेशुमार वहां पे आइस मौजूद है, उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग। मेरी बात को जरा सुनना है। पानी जो है वो लिपिड है,
अगर वो पूरे का पूरा आप एक दरिया को या समंदर को देखें, वो पानी है, पानी लिपिड है, और लिपिड के अंदर जो आइस है वो प्रोटीन है। साइंटिस्ट ने ये कहा, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जब भी हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करें, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के अंदर लिपिड्स बाइलेयर होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रोटीन ऊपर वाली साइड पे हैं, कुछ उसको क्रॉस कर रही हैं और कुछ नीचे वाली साइड पे हैं। और ये जो प्रोटीन है इसकी अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, और इस इर्रेगुलर अरेंजमेंट को हम मोज़ेक पैटर्न कहते हैं, क्योंकि मोज़ेक का मतलब होता ही इर्रेगुलर है। ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास इसमें प्रोटीन जो है वो मोज़ेक मैनर्स में होती है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक लिपिड्स फास्फोलिपिड्स की ये लेयर है और एक फास्फोलिपिड्स की ये लेयर है, इसको डबल लेयर कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहां पे कुछ डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आप फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर्स देखें, इसमें टॉप पे इसका हेड है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कहते हैं, हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, लवर, ये वाटर लवर पॉइंट है। और नीचे ये जो दो टेल हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन रिपेल करना, इसको हम बोलते हैं ये वाटर रिपेलिंग जो पॉइंट है। ये जो हमारे पास दो टेल हैं, इनमें दो फैटी एसिड्स हैं, एक में स्टीरिक एसिड है और दूसरे में ओलिक एसिड है। दोनों में कार्बन की तादाद 18 है। जो ओलिक एसिड है ना, उसमें आपको पता है कि कार्बन 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की वजह से यहां से ये टेल बेंड हो जाती है। दूसरा स्टीरिक एसिड है, उसमें टेल बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, उसमें दोनों टेल स्ट्रेट शो नहीं करते, एक को स्ट्रेट शो करेंगे और दूसरे को ऐसे बेंड बना देंगे। ये हमारे पास फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। जब भी अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इसमें लिपिड्स की बाइलेयर है, लिपिड्स की बाइलेयर के बाद कुछ ऐसी प्रोटीन हैं जो इसके बाहर हैं, मीन के ऊपर लगी हुई है और नीचे, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कुछ ऐसी हैं जो इसके सेंटर से क्रॉस कर रही हैं, इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके अलावा अगर आप इसकी सेल की बाहर वाली सरफेस को देखें, तो फॉर एग्जांपल ये सेल है, अगर आप सेल की बाहर वाली सरफेस, क्योंकि ये जो मैंने ब्लू कलर की डायग्राम बनाई हुई है, सर्कल सा बनाया है, ये ब्लू कलर का, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, इसके बाहर वाली सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स होते हैं जिसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये ग्रीन कलर से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स आएगा। ये सेल की बाहर वाली सरफेस पे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे एक क्वेश्चन आपने ये जहन में रखना है, एंटी टेस्ट के हवाले से भी और फाइनल के हवाले से भी, कि जब भी आप सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, इसमें प्रोटीन तो ज्यादा तादाद में है, लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा किसने कवर किया हुआ है? फास्फोलिपिड्स ने। ठीक है, तादाद परसेंटेज के लिहाज से बेशक प्रोटीन ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन ने उतना सरफेस एरिया कवर नहीं किया जितना कि लिपिड्स ने उसका सरफेस एरिया को कवर किया हुआ है। इसके बाद जब आप सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस को देखते हैं, तो उसमें बहुत से आउटर फाइबर्स होते हैं, इनका फंक्शन मैं बताता हूं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का फंक्शन मैं बताता हूं। और इसी तरह जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड को देखते हैं, साइटोप्लाज्म वाली साइड, तो साइटोप्लाज्म वाली साइड में बेशुमार छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जो एनिमल सेल्स को शेप भी देते हैं साइटोस्केलेटन की हेल्प से। तो ये जो, उसके बाद फास्फोलिपिड्स के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल है जिसको मैंने यहां पे ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कंपोजिशन में लिपिड्स की दो टाइप हैं, एक है फास्फोलिपिड और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कि अगर समर सीजन है तो उसमें आपके सेल जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से,
और सर्दी में अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अंडरस्टैंड? तो ऐसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद हम नेक्स्ट इसके पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, चौथा है साइटोसिस। जब भी आप सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर चीज को अलाउ नहीं करेगी कि सेल के अंदर आ जाए। पहले उसको सेलेक्ट करेगी, फिर उसको अलाउ करेगी कि सेल के अंदर क्रॉस होके वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए। ऐसी मेम्ब्रेन जो पहले सेलेक्ट करे और फिर चीज को अलाउ करे उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सी चीजें जो बाहर से मूव करके सेल के अंदर आए, जैसा कि यहां पे बेशुमार आयंस बनाए हुए हैं, इन आयंस को सेल से बाहर से अंदर मूव करवाने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है, और एटीपी जिस प्रोसेस में रिक्वायर्ड हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव के बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें बगैर एनर्जी लगाए चीज बाहर से सेल के अंदर चली जाए या सेल के अंदर से बाहर आ जाए, और ये होती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। सेल के साइटोप्लाज्म में यहां पे कुछ केमिकल्स हैं ब्लू कलर के, वो तादाद में बाहर ज्यादा हैं, तो ये बाहर से अगेंस्ट द ग्रेडियंट अंदर मूव कर जाएंगे। जब ये मूव करेंगे बगैर एनर्जी लगाए तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये स्पेशल प्रोटीन के जरिए होती है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन या चैनल प्रोटीन कहते हैं। चैनल प्रोटीन के जरिए ये बाहर से अंदर आएगी या अंदर से ये बाहर मूव कर जाती है। इसके अलावा इन्हीं प्रोटीन के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी मूव करके अंदर आएगी या अंदर से बाहर चली जाएगी। जिस तरह के जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल में क्या होता है कि जब आप ब्रेथ करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो बाहर से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी और वो ऑक्सीजन ब्लड से सेल के अंदर चली जाती है। किस प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूजन के जरिए। और सेल के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उस नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा डिफ्यूजन के जरिए सेल से बाहर ब्लड में आती है और ब्लड से फिर वो ब्लड लंग्स में और लंग्स से नॉस्ट्रल्स के जरिए एनवायरनमेंट के अंदर एक्सहेल हो जाती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद 2 चीजें यहां पे और हैं। जो लिपिड डिसॉल्व पार्टिकल हैं उनको चैनल प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट लिपिड में डिसॉल्व होते हैं और डायरेक्ट सेल के अंदर चले जाते हैं बगैर चैनल प्रोटीन के। वाटर जो है ये भी सेल के अंदर जाएगा, इसके लिए स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसको एक्वा प्रोटीन कहते हैं। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देखें, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयन, सोडियम, पोटाशियम, वाटर, ये जितने भी चैनल प्रोटीन के जरिए मूव करके सेल के अंदर आएंगे, इन तमाम के लिए स्पेशल प्रोटीन है। अगर वाटर एक्वा प्रोटीन से मूव करके अंदर जाता है तो एक्वा प्रोटीन से ऑक्सीजन मूव करके अंदर नहीं जाएगी, एक्वा प्रोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके अंदर नहीं जाएगी। उनके लिए स्पेशल चैनल प्रोटीन है जो उनको अलाउ करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ऐसे 2 चीजें और ज़हन में रखनी है कि जब भी बाहर से कोई चीज अंदर आती है, अगर वो न्यूट्रल हो, जैसा कि वाटर है H2O, ये न्यूट्रल है, सोडियम क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है, तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो स्प्लिट होता है तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन वो आयंस की फॉर्म में है। आयंस जब बाहर से मूव करके अंदर आते हैं तो उनके लिए जरा डिफिकल्टीज है, वो इतनी इजीली मूव करके अंदर नहीं आते। लेकिन जो न्यूट्रल चीजें हैं वो इजीली मूव करेंगी और सेल के अंदर आ जाएंगी। तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की कुछ मैं एग्जांपल्स बता रहा था जिसमें कोई भी प्रोटीन चाहिए लेकिन कोई भी एटीपी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास साइटोसिस। जब भी आप स्टूडेंट साइटोसिस की बात करते हैं, साइटोसिस आर आल्सो कॉल्ड वेजिकल ट्रांसपोर्ट। साइटोसिस को हम वेजिकल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अब ये वेजिकल ट्रांसपोर्ट क्या है? जब भी साइटोसिस को देखें तो इसकी 2 टाइप हैं, एक को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप हैं, एक को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। आपने सबसे पहले एंडोसाइटोसिस को देखना है कि ये एंडोसाइटोसिस है क्या।
हमारे पास यहां पे ये एक सेल है। ये जो सेल है, जब आप इस सेल को देखते हैं, अगर बाहर से कोई चीज इसके पास आए, पास आने के बाद यहां से मेम्ब्रेन अंदर को इनवेजिनेट हो जाएगी और इस पार्टिकल को ऐसे सराउंड कर लेगी और बॉडी के अंदर ले जाएगी। इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, मीन के सेल के अंदर गई है। और जो ये चीज जब अंदर जाएगी तो इसके बाहर एक वेजिकल बन जाता है, इसीलिए इसको हम साइटोसिस या वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और इसके बिल्कुल रिवर्स, अगर अंदर से कोई चीज बाहर आती है तो ऐसे मेम्ब्रेन इसको बाहर सराउंड करेगी और सराउंड करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स है, एक को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस और दूसरे को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब भी पाइनोसाइटोसिस को देखें, अगर बाहर से कोई लिक्विड चीज अंदर जा रही है तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। और इसके रिवर्स, अगर बाहर से कोई सॉलिड चीज अंदर जा रही है उसको बोल रहे हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की एग्जांपल है हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल। आप अक्सर देखा है कि व्हाइट ब्लड सेल जितने भी इन्वेडर्स हैं, बाहर से आने वाले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर ले जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी तरह अगर आप एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो हमारे पास बहुत से हार्मोन्स हैं। बहुत से हार्मोन्स के अलावा आपने नर्व इंपल्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है साइनेप्सिस, जिस जगह पे दो न्यूरॉन इकट्ठे होते हैं। एक न्यूरॉन से जब मैसेज दूसरे न्यूरॉन में जाना है तो वो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, केमिकल्स के जरिए। तो सेल से जब केमिकल बाहर निकलेगा तो उसको वेजिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अंडरस्टैंड जी स्टूडेंट। यहां पे आपने अभी मैं डिस्कस करना है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उससे पहले मुझे आपने ये बताना है कि हमने अब क्या पढ़ा। तो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें डिस्कवरी को देखा। डिस्कवरी के बाद आपने केमिकल कंपोजिशन एंड पोजीशन को देखा। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा जी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रोबस्टन ने दिया था, उसमें बताया जी लिपिड बाई लेयर है, लेकिन वो मॉडल गलत हो गया। उसके बाद आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ा, जिसको आपने डिटेल में स्टडी किया। ये सारी जो डायग्राम है ये सारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बाद आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ी। कुछ ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी चाहिए, कुछ ऐसी है जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए, सिलेक्टिवली होती है कुछ ट्रांसपोर्ट, और कुछ ट्रांसपोर्ट में जो है वो वेजिकुलर है, साइटोसिस के जरिए होती है। अंडरस्टैंड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली वही बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सपोर्ट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सपोर्ट करेगी क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके बाहर जो कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो तमाम का तमाम साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो करके बाहर आ जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। पहला काम सपोर्ट। इसके अलावा बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको वो एंटर ही नहीं होने देता। उसके बाद हमारे पास है नर्व इंपल्स या ट्रांसमिशन। यहां पे एक छोटी सी हम डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं। अगर आप एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूरॉन है, इसमें सेंटर में ये सेल बॉडी है, इसका एक कॉर्नर एक्सॉन और डेंड्रॉन, और ये जो बाहर मैंने मेम्ब्रेन बनाई है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ना मैसेज पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में मूव करेगा। आपने सोडियम एंड पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन को पढ़ा होगा, जिसको हम डिटेल में नर्व इंपल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैसेज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है नर्व्स के अंदर जितना भी मैसेज मूव करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए मूव करता है। अगली बात है सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यूनिटी। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी इंसान हैं, उनके सेल के ऊपर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ये जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हैं इनका बेसिकली मतलब होता है रिकॉग्निशन करना। जब बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल चेक करते हैं कि आया कि ये सेल हमारी बॉडी का है या बाहर से इन्वेडर्स है। तो इस तरह ये सेल को रिकॉग्नाइज भी करता है और उसी तरह सेल को मैसेज दे के हमारी बॉडी को फिर हमारी इम्यूनिटी में बिल्टअप भी करेगा, क्योंकि जब ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके नतीजे में फिर ये बॉडी में इम्यूनिटी भी पैदा करेगा।
तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारी इम्यूनिटी में भी पार्टिसिपेट करती है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज भी करती है। मैंने यहाँ पे ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। जिस तरह आयंस की मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था कि आयंस जो है इनकी मूवमेंट ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एलिमेंट्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सेंटर में ये चैनल प्रोटीन है, ये सोडियम है। जब सोडियम ने मूव करके इसके अंदर जाना है तो सोडियम क्या करता है, इस चैनल प्रोटीन के जरिए मूव करके अंदर जाएगा और यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, एटीपी लगेगी और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं या कहते हैं। और ऐसी ही पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है जब सेल रिकॉग्नाइजेशन हो रही होती है तो तब भी होती है, तब ये डिटेक्शन का काम करती है और इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। तो ये आज का हमारा एक बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा। और इंशाल्लाह जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलेंगे। तो आज के लिए तमाम स्टूडेंट्स को जो है अल्लाह हाफिज़।